हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो ध्रुवीयता का अंत, जिसकी दो हेडिंग तुमने पहले ही पढ़ ली थी। आज हमें पढ़ना है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इसके क्या क्या कारण रहे। तो मैं आपको अगर ब्रीफ में बताना चाहूँ बहुत शॉर्ट में कि सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण रहा, तो आप इसका प्रमुख कारण में ये देख सकते हैं कि पश्चिमी देशों का इतना अच्छे से विकास हो रहा था और इसके कंपेयर में अगर हम इन देशों की बात करें, खासकर सोवियत गणराज्य की, तो यहाँ पे विकास उतनी तेज़ी से नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरा कारण इसका ये दिया जा सकता है कि यहाँ पे एक ही पार्टी लगभग 70 सालों से रूल करी थी, जिस वजह से किसी दूसरी पार्टी को मौका नहीं मिल पा रहा था और लोगों में वो बदलाव नज़र नहीं आ रहे थे। तीसरा कारण आप इसमें ये दे सकते हैं कि जो नौकरशाही है उनका भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और जो भी डिसीजंस लेने थे वो या तो नौकरशाही ले रही थी या तो फिर इसी पार्टी के बड़े नेता ले रहे थे। इस वजह से नागरिकों के अंदर ये भाव उत्पन्न हो गया कि उनके लिए या भ्रष्टाचार की वजह से उनका वो विकास नहीं हो पा रहा जो कि पश्चिमी देशों में है। एक और पॉइंट हम इसमें ये डाल सकते हैं कि इसमें हम ये देखते हैं कि सोवियत संघ में काफ़ी समय तक ऐसा देखा गया कि वहाँ पे विकास उस गति से नहीं हो रहा जितना कि दूसरी गति से हो रहा है। यहाँ पे संचार प्रणाली एक दूसरे से जैसे वो उन्नत जो वस्तु उनको मिलनी चाहिए थी वो वस्तु नहीं मिल पा रही थी। इसके अलावा एक और कारण ये दिया जा सकता है मेनली मिखाइल गोर्बाचेव वाला, कि उन्होंने यहाँ पे विकास या फिर एक वो लोक कल्याणकारी नीति लाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से हुआ ये कि लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मिखाइल गोर्बाचेव उस उम्मीदों के तहत उस आधार पर काम नहीं कर पाए, जिस वजह से भी सोवियत संघ के एक विघटन का एक कारण बनता है। इसके अलावा एक और रीज़न आप ये दे सकते हैं कि सोवियत संघ ने दूसरे देशों को अपना पिछले को बनाने के लिए बहुत खर्च किया और इसी वजह से वो अपने देश के संसाधनों पर उस मात्रा में खर्च नहीं कर पाया जितना कि उसको आवश्यकता थी, और उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी इस विघटन को निभाने में। अब हम पढ़ते हैं सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। देखो, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति अभी कैसे बिखर जाती है, सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है। अगर हम बात करें कि सोवियत संघ बिखर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी देश ऐसे पहली बार बिखरा है। इससे पहले भी ऐसा हुआ कि सोवियत संघ बिखर जाता है। सोवियत संघ टूट के जो है 15 कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाता है। तो उसके बाद बात करें कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो पहला कारण तो इसका ये दिया जाता है कि सोवियत संघ में कि राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कारणों के कारण जो है कमज़ोर हो गई थी, जो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी। जो अंदरूनी कारण दिए जा रहे हैं इसमें वही जैसे राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के अंदरूनी कारण। इसका अर्थ ये हुआ कि राजनीतिक रूप से अगर हम देखें तो एक ही पार्टी बहुत लंबे समय तक रूल कर रही है, इसकी बात की जाती है। और जब आर्थिक संस्थाओं की बात की जाती है इसमें उन देशों की बात की जाती है जो पश्चिमी देश जो देख रहे हैं उनकी संरचना के आधार पर सोवियत संघ काफ़ी कमज़ोर देशों में आता है। एक सोवियत संघ का ये पतन का कारण में आप डाल सकते हैं। दूसरा ये है कि अर्थव्यवस्था काफ़ी समय से गतिरोध थी, मतलब कि ये उस तरीके से नहीं बढ़ रही थी जिस तरीके से इसको बढ़ना चाहिए था। इससे क्या हुआ, उपभोक्ता वस्तु की बहुत कमी हो जाती है और सोवियत संघ का एक बड़ा हिस्सा उपभोक्ता वस्तुओं की कमी से जूझ रहा था, जिससे भी लोगों के मन में अब अपनी सरकार के खिलाफ जो शंका उत्पन्न होने लगी थी। अब वो इसके लिए जो है सरकार के ऊपर सवाल उठाने लगी थी। इसके अलावा जो आप एक और कारण दे सकते हैं वो ये देख सकते हैं कि सोवियत संघ अपने संसाधनों पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा था, जिसमें परमाणु हथियार हो गए, सैन्यों का साजो सामान हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा था। इसके अलावा जो छोटे छोटे देश हैं उनको अपने नियंत्रण में लाने के लिए सोवियत संघ बहुत खर्च कर रहा था, जिसकी वजह से सोवियत संघ का बहुत सारा जो धन था वो इन्हीं सब पे खर्च हो जाता था। वो अपने देशों पे उस तरीके से इस वजह से खर्च नहीं कर पा रही थी। अब जैसे अगर बात की जाए कि संसाधन जैसे बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ देशों पे खर्च कर रहा है, तो पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस पर खर्च कर क्यों रहा है यूएसएसआर या सोवियत संघ। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये दिया जाता है कि मान लीजिए आप किसी छोटी कंट्री के साथ आप लगे हुए हैं, जैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हो कि क्यूबा की बात करें। क्यूबा जो था वो एक तरीके से पिछलग्गू देश था यूएसएसआर का, जिसपे यूएसएसआर ने बहुत खर्च किया था। तो इसी वजह से जब मुसीबत के पास समय आया या फिर जब ऐसा लगा कि हमें अमेरिका पर अटैक कर देना चाहिए, यूएसएसआर को ऐसा लगा, तो जाके वो क्यूबा पर अपनी मिसाइल्स वगैरह रखता है। तो ये कोई भी देश आपको तभी आज़ादी देगा ना ऐसे करने की जब आपको उसकी कोई मदद कर रहे होंगे। तो इसीलिए इसी तरीके से यही कारण होता है कि देश जो है दूसरे छोटे छोटे देशों को अपने अंडर में रखना चाहते हैं, फिर उनको कुछ हेल्प करते रहते हैं कि वो उनकी मुसीबत में हेल्प कर सकें। जैसे वहाँ से जासूसी कर सकते हैं वो लोग, अपना साजो सामान पहुँचा सकते हैं, यहाँ वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए जो है इन सब छोटे छोटे देशों को अपने साथ शामिल किया जाता है, इनके द्वारा इनको बहुत हेल्प की जाती है। इसी के साथ एक और बात ये देखी जाती है कि पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं दी गई थी। लोगों को ये पता ही नहीं था कि वहाँ के लोगों की व्यवस्था कितनी अच्छी, और जब उन्हें ये बात पता चलती है तो उनको बहुत धक्का लगता है कि हमारे और उनमें कितना अंतर है, और वो लोग जो है अपनी सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। इन लोगों को काफ़ी टाइम तक ये बताया जा रहा था कि पश्चिमी देश जो पूंजीवाद है, खासकर पूंजीवाद से बहुत बेहतर कंडीशन है हमारे समाजवाद की, या सोवियत संघ जो है उनसे बहुत बेहतर स्थिति में है। लेकिन जब उनको सच्चाई का पता चलता है तो वो लोग बिल्कुल आहत हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद सोवियत संघ में एक और जो आप इसका पॉइंट लिख सकते हैं कि क्या कारण रहा, तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि सोवियत संघ जो है प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से
जो है गतिरोध था, मतलब एक ही जगह पे अटका हुआ था। इसका अर्थ ये हुआ कि 70 सालों से उसमें एक ही शासन चल रहा है, एक ही सरकार काम कर रही है, कि उसे दूसरी सरकार को मौका ही नहीं मिल रहा है, जिसमें कि बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस थे और गलतियां हो भी रही थी, जिसमें प्रशासन में कोई बदलाव नहीं दिखाई देता है, भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है, क्षमता लोगों की नहीं बढ़ लोगों का मतलब सरकार की क्षमता नहीं बढ़ रही है, शासन में जो एक खुलापन होना चाहिए, खुलापन का मतलब है कि किसी को भी डिसीजन लेने का आधार होना चाहिए, लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, वो सब नहीं था। इसके अलावा जो सत्ता थी वो केंद्र के पास थी, छोटी छोटी सरकार के हाथों में, जनता के हाथ में नहीं थी। इसी वजह से पार्टी की जो इमेज थी वो भी डाउन हो रही थी, और उसके विशेषाधिकार, जैसे कुछ लोगों को ही सिर्फ विशेषाधिकार मिले हुए थे, जिससे लोग जो है बहुत आहत हो गए कि हमारे साथ ऐसा गलत किया जा रहा है। और एक और जो इसका रीज़न आप देख सकते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव का समस्याओं के समाधान का वादा। मतलब मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि ठीक है, ये सब समस्याएं आ रही है तो हम इसको सुधारने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इसको लाने के लिए क्या, उन्होंने वादा किया कि हम प्रशासनिक ढांचे में कुछ कुछ बदलाव लेकर आएंगे, और ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा किया नहीं, उन्होंने ऐसे करने की कोशिश भी करी, उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन इससे समस्या ये उत्पन्न हुई कि गोर्बाचेव ने जो सुधारों को दिया वो बहुत कम समय तक वो दे पाए, वो उस स्पीड से नहीं दे पाए जिस स्पीड से लोगों की ज़रूरत थी, और इसी वजह से लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी गोरबाचेव से, और गोरबाचेव उस उम्मीदों पर खड़े नहीं उतर पा रहे थे। मतलब ये वाली स्थिति होगी कि अगर आपको कहा जा रहा है कि ठीक है आपको भूख लग रही है बहुत तेज़ की, तो हम आपको खाने को कुछ देंगे, लेकिन आप बहुत सारा खाना उम्मीद करके बैठे हैं और आपको मिल रहा बहुत थोड़ा सा है, और लोगों को लग रहा है नहीं अब तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है, हमें और खाना है, तो ये वो वाली टेस्ट आ गई थी। वो वाली बात आ जाती है कि लोकतांत्रिक जो मूल्य थे वो लोगों ने देख लिया था, तो उनको लगा कि लोकतांत्रिक मूल्य ज़्यादा अच्छे हैं, इसलिए हम इसी की बात करेंगे, हमें लोकतांत्रिक मूल्य ही अब ज़्यादा चाहिए। तो इस वजह से क्या हुआ, गोरबाचेव के खिलाफ सोवियत पार्टी हो जाती है, कम्युनिस्ट पार्टी हो जाती है उनके खिलाफ, और नागरिक भी उनके खिलाफ हो जाते हैं, और ये जो बदलाव थे बहुत अच्छे से गोरबाचेव अपनी नीति को लागू नहीं कर पाते इस वजह से। इसके अलावा जो आप और कारण दे सकते हो वो ये है कि यहाँ पे राष्ट्रवादी भावना लोगों में उभर रही थी, लोगों को ये लग रहा था संप्रभुता की इच्छा उभर रही थी। संप्रभुता की इच्छा की जब बात की जाती है, इसका अर्थ ये है कि कोई भी देश जो है अपने निर्णय खुद लेगा, उसके निर्णय में कोई बाध्यकारी शक्तियाँ नहीं रहेगी, कोई निर्णय नहीं ले सकता उसकी जगह पे। जैसे ये यूक्रेन हो गए, एस्टोनिया, या लिथुआनिया, यूक्रेन का नाम तो आप अभी जान ही रहोगे, जॉर्जिया हो गया, इन सबको लग रहा था कि हमें अब डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास रहनी चाहिए। जो डिसीजन मेकिंग पावर है इसी को हिंदी में कहा जाता है संप्रभु शक्ति है, कि आप अपना निर्णय खुद लेंगे, आपके निर्णय को कोई नहीं लेगा आपकी जगह पे। और इन्हीं राष्ट्रीयता और संप्रभुता की वजह से एक तत्कालीन कारण ये माना जाता है जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। आप देखिए एनसीईआरटी इनफ पढ़ लो, आपके लिए इनफ है, किसी एक्स्ट्रा बुक को फिर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी अगर आपको मन करता है आप दूसरी बुक बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। खैर यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, वीरता और इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्या को देखते हुए देखो, अब सोवियत संघ का आकार बहुत बड़ा था, तो सिंपल सी बात है, इतने बड़े देश को संभाल के रखना, सबकी आकांक्षाओं को पूरा करना इतना आसान नहीं होता है। और इसको भी एक प्रमुख कारण देखा जा सकता है सोवियत संघ के विघटन का। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक, ये देशों के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से देशों से जुड़े हुए थे। लेकिन हुआ ये कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष, देखो जो सोवियत संघ के खिलाफ जो देश खड़े होते हैं उनमें मेनली ये देश थे, जिसमें आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक, ये सब के सब मेनली जो है बात करते हैं कि हमें अलग हो जाना चाहिए। इनका आपस में भी अलगाव था, इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब देखो ये सब देश जो बहुत पिछड़े हुए थे, अब इनको अगर इसमें रहना है तो उनको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। बड़ी कीमत का अर्थ ये है कि जितना ये उनको अर्थव्यवस्था दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, उस हिसाब से इनके वो विकास नहीं हो पा रहा जो ये चाहते हैं। अब दूसरी बात आती है कि विकास की परिनीतियाँ, सोवियत संघ कि दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर है। अब देखो विघटन की परिणति का मतलब हुआ कि विघटन से फर्क क्या पड़ा पूरे विश्व को, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें मेनली जो है 3 परिणाम हम मुख्यतः पढ़ते हैं। पहला तो ये है कि दूसरी दुनिया के का पतन हो जाता है, एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हुआ। मतलब पहला तो ये देखा जाएगा कि शीत युद्ध खत्म हो जाता है। शीत युद्ध कैसे था, शीत युद्ध तब था जब दो महाशक्तियाँ विश्व में उभर रही हैं, जिसमें एक यूएसए था और यूएसएसआर दूसरा था। तो इनके उभरने के कारण दो शक्ति आपस में लड़े, जिसे एक शीत युद्ध कहा जाएगा। शीत युद्ध असल में वो युद्ध नहीं है कि आप जाके उनसे हथियारों के तहत लड़ रहे, नहीं, अभी आप दोनों के मन में द्वेष, आप कभी भी लड़ सकते हैं, ये वाली कंडीशन में। तो एक देश जब खत्म हो गया तो शीत युद्ध का ये वाला दौर खत्म हो जाता है, और उसके बाद समाजवादी प्रणाली पुंजवादी प्रणाली को पछाड़ पाई या नहीं, यह विचार
अब देखो, अभी तक कंपटीशन चल रहा था समाज और पूंजीवाद। पूंजीवाद की जब मैं बात करती हूँ, यूएसए की कैपिटल जो है वो एक तरीके की पूंजीवादी व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था। और जब यूएसएसआर की बात करते हैं, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो अभी तक समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था की लड़ाई थी, जो शीत युद्ध के दौरान जो है किसी एक देश के व्यक्ति के साथ ही वो खत्म हो जाता है। शीत युद्ध के इस विवाद को जो है फाइनली इस वजह से सुलझा लिया जाता है। उसके साथ ही साथ एक बेनिफिट ये होता है कि अब हथियारों की होड़ जो थी वो खत्म हो चुकी थी। परमाणु हथियार का जो संचय था वो बंटवारा था, सैन्य गुटों में बांटा था, ये सब कुछ अब खत्म हो गया था। क्योंकि क्या हुआ, शीत युद्ध के टाइम पे लोग जो है लोग नहीं मतलब देश जो है ये लगे हुए थे उनको अधिक से अधिक हथियार बनाने, अपने परमाणु हथियार तैयार करने और खतरनाक हथियार बनाने हैं। अपने सैनिकों को बहुत मजबूत बनाना है, उनके गुटों को तैयार करना है, उनका बहुत सारा धन इसमें जा रहा था। साथ ही साथ इस वजह से एक टेंशन का माहौल, समस्या उत्पन्न हो रही थी पूरे विश्व भर में, एक युद्ध वाली स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन फाइनली जब एक देश खत्म हो जाता है, यूएसएसआर खत्म हो जाता है, विघटन हो जाता है उसका, तो इसकी वजह से शांति की संभावना आ जाती है। अब ऐसा लगता है कि पूरा विश्व जो अब शांत हो जाएगा। तो एक बदलाव ये आ जाता है कि कोई एक ध्रुवीय राष्ट्र यहाँ पर उठकर खड़ा हो जाता है। अब दूसरी बात ये आती है, दूसरा बदलाव यहाँ पर आता है कि शक्ति संबंध बदल जाते हैं, कि अब कोई डाउट नहीं रह गया हमें कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। अब क्लियरली मेंशन हो गया कि यूएसए अधिक शक्तिशाली है, और यहाँ पर अब उसका ही ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। अब ऐसे स्थिति में शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावनाएं थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा। अब देखो, अब शीत युद्ध खत्म हो चुका है, तो अब एक ही देश बचा जिसके पास महाशक्तिशाली है, वो जो जिसके पास अधिक शक्ति है। तो अब इसमें दो कंडीशन आपकी उत्पन्न होती है, या तो महाशक्ति रहेगी, या तो उसकी कंडीशन बहुत वो रहेगी कि सब कुछ वही कंट्रोल कर रहा है, या फिर क्या होगा, कई देश अथवा दूसरे के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे। देखो, इसमें दो कंडीशन उभरेगी जब ये शीत युद्ध खत्म होगा, तो या तो कोई एक देश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, या तो सभी देश मिलकर जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चलाएंगे, कोई एक इसमें महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। इसका मतलब यह कि जो देश है या विश्व है, सॉरी देश नहीं विश्व है, वो बहुध्रुवीय विश्व बन जाएगा। दो कंडीशन हो सकती थी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि फाइनली अमेरिका ही जो है महाशक्ति बनकर बैठता है, और उसका एक ध्रुवीय राष्ट्र ही रहता है जब तक। और अमेरिका एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ एक प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बनकर उभरता है। इसके साथ ही साथ इसी समय पर जो है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी विभिन्न संस्थाएं जो है वो कार्यरत होती है। और ये क्या करती रही, देशों के सलाहकार के रूप में कार्य करती रही, किस तरीके से हम पूंजीवाद को बढ़ाने का काम कर रहा है। जैसे हम बात करते हैं देशों की इन संगठनों की, जैसे IMF हो गया या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब क्या करती है, ये सब मेनली बात करती है कि मैं ट्रेड बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं पूंजीवाद को बढ़ाने का ही कार्य कर रही थी। इसके साथ ही साथ इनका ये भी कार्य होता था कि राजनीति में जो है उदारवादी लोकतंत्र के मूल्य को ये उभारे। मतलब लोकतंत्र की बात करते रहे ये लोग, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसे भी लोकतंत्र के बारे में ही कहती है। और इनका ये मानना था कि लोकतंत्र आवश्यक है, उदारवाद आना चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए। उदारवाद की जब मैं बात करती हूँ, इसका मतलब ये है कि पूंजीवादी मूल्यों को अधिक महत्व देता है, जिसमें व्यापार का आदान प्रदान हो सकता है। तीसरा जो चेंज आता है हमारे विश्व में, वो ये आता है कि सोवियत संघ खत्म होने की वजह से नए देशों का उदय हो जाता है। सोवियत संघ क्योंकि टूट गया है, अब नए देशों का उदय हो जाएगा, और ये देश जो है अपनी स्वतंत्र पहचान रखेंगे, अपनी पसंद रखेंगे, अपना झंडा रखेंगे, अपनी इनकी मर्जी अभी किस में जुड़ना चाहते हैं। जैसे कि यूरोपीय संघ से जुड़ना, उत्तर अटलांटिक संगठन से जुड़ना है, वो इनकी चॉइस होगी। अब यूएसएसआर इनके लिए डिसाइड नहीं करेगा कि किस संगठन में शामिल होते हैं। जैसे कुछ देश जो है यूरोपीय संघ में शामिल हो सकते थे, कुछ देश नाटो या उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हो सकते थे। ये हेडिंग्स ये शॉर्ट फॉर्म से पूछा जाता है कि नेटो की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी इंग्लिश में हो जाएगी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में लिखा जाएगा उत्तर अटलांटिक संधि अंग संगठन। जहाँ भी आप नोट्स या बुक लेकर बैठे तो उस पर लिख रहे, इसको एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे मध्य एशियाई जो देश है, जिनको रूस में रहने की वजह से उनके संसाधनों को दोहन हो रहा था, अब रूस ऐसा उनके साथ नहीं कर सकता। साथ ही साथ मध्य एशियाई देश जैसे रूस के साथ वो अपने संबंधों को अच्छा कर रहे थे, और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तरह अन्य देशों के साथ भी संबंध बनाए उन देशों ने। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि वो रशिया के साथ भी संबंध में है, और साथ ही साथ वो अमेरिका के साथ भी संबंध में है। इस तरह से जो हम देखते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अब नई चीज़ उभर कर आती है। थोड़ा सा मैं ये बता रही थी सामरिक शासन के बाद शॉक थेरेपी का अगर छोटा सा मतलब निकाला जाए तो इसका अर्थ होता है आघात लगाकर उपचार करना। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक कि कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई चैनल, और कोशिश करना कि आप ऐसे ही पढ़ते रहें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।